हेलो लर्नर्स, आज मैं एंजाइटी की आपको नेक्स्ट थ्योरी रिवर्सिबिलिटी थ्योरी रिवर्सल थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं। उससे पहले मैंने आपको एंजाइटी की लगभग सारी थ्योरीज मैंने कंप्लीट कर दी है, जिसमें ड्राइव थ्योरीज थी, इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस थ्योरी थी, और उसमें कैटास्ट्रॉफ मॉडल था, IZOF थ्योरी थी और मल्टी डायमेंशनल थ्योरी थी। आज जो हमारी नेक्स्ट थ्योरीज हैं वो कंप्लीट लास्ट थ्योरीज हैं, रिवर्सल थ्योरी एंड डायरेक्शनलिटी थ्योरी। तो जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिवर्सल थ्योरी से। जो रिवर्सल थ्योरी है ये एक्चुअली में पर्सनैलिटी की ही थ्योरी थी जो एप्टर ने 1970s में दी थी। उसके बाद उन्होंने उसी के बेस पर, उसी के आधार पर उन्होंने दूसरी थ्योरी एराउजल की थी जो रिवर्सल थ्योरी थी। तो चलिए आज देखते हैं रिवर्सल थ्योरी और डायरेक्शनलिटी थ्योरी। तो हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है रिवर्सल थ्योरी ऑफ एंजाइटी। ये एप्टर ने, माइकल जे एप्टर ने 1982 में दी थी ये जो थ्योरी। अब ये थ्योरी बेसिकली बोलती क्या थी कि रिवर्सल थ्योरी, सबसे पहले इसमें लिखा भी हुआ है, एज प्रपोज्ड बाय एप्टर 1982 में एप्टर ने ये थ्योरी दी थी। अब ये थ्योरी बोलती क्या है इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। बेसिकली थ्योरी पर्सनैलिटी की थ्योरी थी। अब ये थ्योरी बोलती क्या है कि रिवर्सल थ्योरी प्रपोज्ड बाय एप्टर 1982 हैज कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद बोथ ड्राइव एंड इन्वर्टेड यू थ्योरी। मतलब ये थ्योरी इन्वर्टेड यू थ्योरी और ड्राइव थ्योरी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ रखती थी। और इट इज एज मच एज ए थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, इसमें लिखा भी हुआ है, ये देख लीजिए, एज इट इज ए थ्योरी ऑफ एराउजल। तो इसको एराउजल की थ्योरी के रूप में भी प्रस्तुत किया गया एप्टर के द्वारा। इंडिविजुअल्स आर डिस्क्राइब्ड एज ए बीइंग ईदर टेलिक और पैराटेलिक डोमिनेंट। जब ये पर्सनैलिटी थ्योरी दी गई थी तो इसमें इंडिविजुअल को दो स्टेट बताए थे इंडिविजुअल के। ये एक तरह से मोटिवेशनल स्टेट है, पैराटेलिक और टेलिक स्टेट। अब ये थ्योरी अगर इसके बारे में हम लिटरेचर में पढ़ते हैं पहले भी, तो उसमें लिखा भी हुआ है कि इट इज ए जनरल साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, मोटिवेशन एंड इमोशन इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। मतलब ये 1970 में उसके बेस पे अराउजल की थ्योरी भी दी। अब ये थ्योरी एक्चुअल में बोलती क्या थी कि किसी भी व्यक्ति के मोटिव्स, मतलब उसके मकसद एवं उसके इमोशंस, मतलब भावनाएं, परिस्थिति या स्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। ये थ्योरी कौन सी, जो 1970 में उसने दी थी। पहले उसको पढ़ते हैं, उसको थोड़ी उसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे कि वो थ्योरी बोलती थी कि किसी भी व्यक्ति के मोटिव और इमोशंस सिचुएशन टू सिचुएशन बदलते रहते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा कि आप अगर किसी बच्चे को रोते हुए देखते हैं तो सबसे कभी कभी आपको दया आने लग जाती है, ठीक है, और आप उसको पुचकारते हैं और उसको शांत कराते हैं। कभी कभी आपको इरिटेशन फील होती है, इरिटेट होने लग जाते हैं। देखिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने दो टाइप के बिहेवियर, आपके दो टाइप के मोटिव और इमोशंस आपने शो किए वहां पे। अब रिवर्सल थ्योरी जो थी उस समय, उसमें 4 डोमेन्स के बारे में बताया गया था और प्रत्येक डोमेन में 2 पेयर स्टेट थे। ये 4 डोमेन यहाँ पर बताए गए हैं डायग्राम में, ये आप देख लीजिए। मीन्स एंड्स, रूल्स, ट्रांसैक्शन और रिलेशनशिप, ये 4 इसमें डोमेन बताए गए थे। और इन 4 डोमेन के प्रत्येक के 2 स्टेट थे। एक मीन्स एंड के टेलिक पैराटेलिक थे, ऐसे रूल्स के कन्फॉर्मिंग एंड नेगेटिविस्टिक थे। ये चारों इसके स्टेट थे और एक स्टेट एक समय में ही एक्टिव रहता था। अगर यहाँ पे किसी इंडिविजुअल का टेलिक स्टेट एक्टिव है तो पैराटेलिक ये न्यूट्रल रहेगा, ये एक्टिव नहीं रहेगा वहां पे। ये थ्योरी यही बोलती थी। जब भी आपका या इंडिविजुअल का बिहेवियर और इमोशन इन्हीं स्टेट पर ही डिपेंड करता था कि आप किस स्टेट में हैं, कि आपका बिहेवियर ही बताएगा कि आप टेलिक स्टेट में या पैराटेलिक स्टेट में हैं। अब इसमें बता भी रखा है कि टेलिक स्टेट, टेलिक डोमिनेंट इंडिविजुअल्स हैव ए गोल डायरेक्टेड ओरिएंटेशन टुवर्ड्स लाइफ, while पैराटेलिक डोमिनेंट इंडिविजुअल्स आर फन लविंग एंड हैव ए हियर एंड नाउ ओरिएंटेशन। मतलब टेलिक स्टेट सीरियस स्टेट है। इसकी विशेषता यह है कि इंडिविजुअल अपने गोल को पाने के लिए मोटिवेट रहता है, जबकि पैराटेलिक स्टेट में अगर कोई इंडिविजुअल है वो प्लेफुल स्टेट है। इसमें इंडिविजुअल इंजॉयमेंट या प्लेफुल की कंडीशन में रहता है और गोल ओरिएंटेड नहीं रहता है। ये दोनों स्टेट इसमें बताई गई हैं यहाँ पर। अब इसमें लिखा भी हुआ देखिए, टेलिक या पैराटेलिक स्टेट। अब टेलिक स्टेट के बारे में बताया हुआ है, द टेलिक स्टेट और मूड्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग सीरियस माइंडेड, अवॉइड्स अराउजल एंड इज गोल ओरिएंटेड। ये मैंने अभी बताया भी है आपको। इन दिस स्टेट द गोल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्टिव्स एंड वंस फोकस इन ऑन द एक्टिविटी इटसेल्फ। तो फोकस किस पर होता है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है उस पर गोल ओरिएंटेड उसका बिहेवियर होता है अगर कोई भी इंडिविजुअल टेलिक स्टेट में है।
तो इफ अराउजल इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग दिस स्टेट, मतलब अगर इस स्टेट में अराउजल एक्टिवेट होता है तो द इंडिविजुअल टेंड टू फील एसोसिएटेड एंजाइटी एंड टेंशन एंड द इंक्रीज अराउजल इज सीन टू बी अनप्लेजेंट एज दिस अपीयर्स टू इंटरफेयर विद अचीविंग द सेट गोल। इसे बोला हुआ है कि इसमें लिखा भी हुआ है इफ अराउजल इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग दिस स्टेट, टेलिक स्टेट में अगर अराउजल आता है इंडिविजुअल को तो वो क्या करता है, फील एसोसिएटेड एंजाइटी, उसके साथ साथ वो एंजाइटी और टेंशन भी फील करता है। और इंक्रीज अराउजल इज सीन टू बी अनप्लेजेंट, और जितना ज्यादा बढ़ता उसका अराउजल बढ़ेगा टेलिक स्टेट में तो उतना उसको गोल अचीव करने में प्रॉब्लम होगी। अगर इस स्टेट में टेलिक स्टेट में अराउजल लेवल लो होगा तो फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन है कामनेस सार उसको फीलिंग होगी, उसकी रिलैक्सेशन की और कामनेस की फीलिंग होगी इस कंडीशन जब अराउजल लेवल लो होगा। जब हाई होगा तो एंजाइटी फील करेगा टेलिक स्टेट में। दूसरी थी पैराटेलिक स्टेट, ये उसकी अपोजिट थी। ऑन द अपोजिट साइड टू द टेलिक स्टेट, द पैराटेलिक स्टेट होल्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पॉन्टेनिटी, प्लेफुलनेस एंड सीक्स out arousal. In this state, one focuses more on activity they are undertaking rather than the goal. मैंने आपको बताया भी था कि इसमें इंडिविजुअल जॉयफुल एक्टिविटी पे ज़्यादा एम्फेसिस करता है एज कम्पेयर टू गोल अचीव करने पे। गोल दे ट्राई टू अचीव एंड सच अराउजल इंटरप्रेटेड एज ए प्लेजेंट। इस कंडीशन में अराउजल को कैसे इंटरप्रेट करता है इंडिविजुअल पैराटेलिक स्टेट में, प्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ एक्साइटमेंट वेयर द एंजॉयमेंट ऑफ द एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड। जैसे ही वो इंजॉय करता है एक्टिविटी को तो वो प्लेजेंट एक्सपीरियंस फील करता है उस पर्टिकुलर अराउजल को, जबकि उस कंडीशन में एंजाइटी को फील कर रहा था टेलिक स्टेट में। तो व्हेन अराउजल इज लो फीलिंग ऑफ बोर्डम आर इवोक्ड। जब अराउजल लो होता है तो बोर्डम आने लग जाता है इस स्टेट में। अनदर एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराटेलिक स्टेट इज द फीलिंग ऑफ लिविंग इन द मोमेंट वेयर वन कैन डू सो विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब इसमें पैराटेलिक स्टेट में इंजॉयफुल, जैसे आपने एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि कोई भी आपने सेलिब्रिटी मैच देखे होंगे, चैरिटी वाले मैच, उसमें वो पैराटेलिक स्टेट में रहते हैं खिलाड़ी। उसमें इंजॉयमेंट, उनका कोई पर्टिकुलर गोल अचीव करना नहीं होता, उनका एम क्या होता है कि इंजॉय करो, प्लेफुल एक्टिविटी करो। तो उस कंडीशन में वो जो अराउजल लेवल होता है उसको वो एक्साइटमेंट के रूप में लेते हैं। लेकिन अगर वही खिलाड़ी अगर कोई वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे हो या कोई हाई लेवल का कंपटीशन कर रहे हो तो उसमें वो टेलिक स्टेट में आ जाते हैं। हाई अराउजल होने पे वो उस कंडीशन में क्या करेंगे, एंजाइटी फील करने लग जाएंगे। तो ये चीज बोलता है। ये देखिए आप दो यहाँ पे टेबल में बता रखा है, टेलिक और पैराटेलिक स्टेट में क्या होता है, अराउजल अवॉइडिंग टेलिक स्टेट में है और पैराटेलिक में अराउजल सीकिंग। क्योंकि वो अराउजल पैराटेलिक स्टेट वाले इंडिविजुअल अराउजल को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, कारण क्या, उसको एक्साइटमेंट के रूप में, एंजॉयमेंट के रूप में लेते हैं। टेलिक स्टेट में ज्यादा अराउजल को वो अवॉइड करने की कोशिश करता है इंडिविजुअल। टेलिक स्टेट में जो भी एक्ट होगा, बिहेवियर होगा, वो गोल ओरिएंटेड होगा, और पैराटेलिक में सेंसेशन ओरिएंटेड, मतलब एंजॉयमेंट, गोल से कोई लेना देना नहीं। टेलिक स्टेट में सीरियस माइंडेड, पैराटेलिक में प्लेफुल। टेलिक स्टेट में फ्यूचर ओरिएंटेड होता है इंडिविजुअल, जबकि पैराटेलिक में प्रेजेंट ओरिएंटेड, मतलब प्रेजेंट कंडीशन में उसने एंजॉय करना है बस, फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है कि क्या इसका रिजल्ट आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। प्लानिंग ये है, टेलिक स्टेट में स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी चलती रहती है, उसमें देखिए कोई प्लानिंग नहीं होती। जब मैं आपको एग्जांपल ही दे रहा हूँ कि आप सेलिब्रिटी लोग मैच खेलते हैं अगर चैरिटी के लिए, तो उसमें स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी करते रहते हैं वो। टेलिक स्टेट में प्रीफर्ड इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, जबकि पैराटेलिक में प्रीफर्ड अनइंपॉर्टेंट एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी करते हैं। अटेम्प्ट टू कंप्लीट एक्टिविटी टेलिक स्टेट में होती है, अटेम्प्ट टू प्रोलॉन्ग एक्टिविटी पैराटेलिक स्टेट में होती है। तो वाइल इन द टेलिक फ्रेम ऑफ माइंड द एथलीट सीक्स, अब अभी तक मैं वो पर्सनैलिटी की बात कर रहा था आपको, अब उसको उसने एंजाइटी की जो ये रिवर्सल थ्योरी दी थी उसमें क्या बोला था, ये थ्योरी बोलती थी कोई भी इंडिविजुअल अराउजल को कैसे इंटरप्रिटेट करता है, कैसे परसीव करता है, डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल का परसेप्शन ही उसकी एंजाइटी लेवल को डिनोट करता है। अगर वह पॉजिटिव वे में अपने अराउजल को लेगा कोई भी खिलाड़ी या इंडिविजुअल, तो वो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर शो करेगा और अच्छी परफॉर्मेंस देगा विदाउट हाई लेवल ऑफ एंजाइटी, बिना हाई लेवल एंजाइटी फील करे। वो पॉजिटिव वे में अगर अपने अराउजल को परसीव करता है, इंटरप्रिटेट करता है, तो वो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर शो करेगा और परफॉर्मेंस को अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो इसमें लिखा भी हुआ है कि अराउजल एथलीट सीक्स टू रिड्यूस द लेवल ऑफ अराउजल इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट a state of relaxation, while in a paratelic frame of mind the athlete seeks to increase arousal in order to increase excitement। ये भी मैंने पहले बता रखा है आपको। The individual's ability to switch back
एंड फोर्थ बिटवीन टेलिक एंड पैराटेलिक मोड्स इज रेफर टू साइकोलॉजिकल रिवर्सल। ये आप हमेशा ध्यान रखना, दोनों स्टेट टेलिक और पैराटेलिक एक साथ इंडिविजुअल नहीं फील कर सकता। या तो अगर टेलिक स्टेट में है तो पैराटेलिक कंडीशन में नहीं आएगा, पैराटेलिक स्टेट में तो टेलिक कंडीशन में नहीं आएगा। तो इट इज अ परसेप्शन ऑफ एंजाइटी दैट कैन अफेक्ट परफॉर्मेंस। किसकी परसेप्शन है कि कोई भी इंडिविजुअल एंजाइटी को कैसे परसीव कर रहा है और कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, उसको पॉजिटिव वे में परसीव कर रहा है या वो निगेटिव वे में परसीव कर रहा है। तो ये दोनों ही, उसका परसेप्शन ही उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा, ये थ्योरी बोलती थी। इफ एन एथलीट परसीव्स एंजाइटी एज पॉजिटिव, मोर लाइकली टू सी एनहांस्ड परफॉर्मेंस। अगर कोई भी इंडिविजुअल या एथलीट एंजाइटी को पॉजिटिव वे में परसीव कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, तो वो उसकी परफॉर्मेंस एनहांस होगी। तो एंजाइटी कैन बी टर्न फ्रॉम अनप्लेजेंट वरी इनटू ए प्लेजेंट एक्साइटमेंट, वो डिपेंड करता है। तो दिस थ्योरी में दूसरा लिटरेचर है, द वे दैट अराउजल अफेक्ट परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर अराउजल। देखो ये मैं आपको बता चुका हूँ, अराउजल कैन बी इंटरप्रेटेड एज प्लेजेंट एंड एक्साइटिंग एंड एज अनप्लेजेंट एंड एंसियस। Arousal that is thought to be pleasant help performance and vice versa for bad arousal। ये आपको मैं बता भी चुका हूं। तो arousal only affect performance dependent on how the performer perceives the arousal। इस पे डिपेंड करता है परफॉर्मेंस किसी भी इंडिविजुअल की, कि वो अराउजल को पॉजिटिव वे में ले रहा है या नेगेटिव वे में। वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके परसेप्शन पे और उसके इंटरप्रिटेशन पे। तो परफॉर्मर्स विद लो अराउजल मे परसीव दिस विद ईदर नेगेटिव और पॉजिटिव फीलिंग्स। नेगेटिव क्या होगी बोर्डम, पॉजिटिव क्या होगी रिलैक्सेशन। कैसे परसीव कर रहा है ये डिपेंड करता है। ऐसी सिमिलरली परफॉर्मर्स विद हाई लेवल ऑफ अराउजल मे आल्सो परसीव्स दिस ईदर पॉजिटिव और नेगेटिवली। पॉजिटिव मतलब एक्साइटमेंट और नेगेटिव मतलब एंजाइटी। कोई भी इंडिविजुअल एंजाइटी को या अराउजल को नेगेटिव या पॉजिटिव वे में परसीव या इंटरप्रेट कर सकता है। अगर लो लेवल का अराउजल है उस समय भी उसका परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वो नेगेटिव होगा तो वो बोर्डम वाली कंडीशन में आएगा, और अगर वो पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन कर रहा है अपने अराउजल का तो वो रिलैक्सेशन वाली कंडीशन में आएगा। सेम ऐसी कंडीशन में अगर हाई लेवल अराउजल फील कर रहा है कोई इंडिविजुअल, तो उस हाई लेवल अराउजल को वो परसीव कैसे कर, किस रूप में करेगा और इंटरप्रिटेट किस रूप में करेगा। पॉजिटिवली भी कर सकता है और नेगेटिवली भी। पॉजिटिवली करेगा तो एक्साइटमेंट की कंडीशन में आएगा और अच्छा परफॉर्मेंस देगा, और नेगेटिवली करेगा तो वो एंजाइटी फील करेगा और उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होगी। ये डायग्राम आपने देखा है, ये वही पर्सनैलिटी की थ्योरी है, उसी पर बेस्ड है। लिखा भी हुआ है, एज अ डायग्राम शोज बिलो परफॉर्मर्स हु परसीव देयर अराउजल लेवल एज प्लेजेंट परफॉर्म एट ए हायर लेवल देन दूज हु परसीव अराउजल एज ए नेगेटिव इमोशन, वो आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करेगा। अब एक इसमें यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आई है हेडोनिक टोन। ये हेडोनिक टोन एक्चुअली में होता है क्या है, तो हेडोनिक टोन जो है वो जब पर्सनैलिटी की थ्योरी दी थी एप्टर ने, उन्होंने ये एक प्रकार का ट्रेट है। तो इट इज ए ट्रेट अंडरलाइंग वंस कैरेक्टरिस्टिक्स एबिलिटी टू फील प्लेजर। ये प्लेजर फील करने का ये एक तरह से ट्रेट है इंडिविजुअल का, हेडोनिक टोन। अगर ऊपर हाई है मतलब वो प्लेजर को ज्यादा फील कर रहा है, और यहाँ लो मतलब प्लेजर नहीं फील कर रहा है। तो हाई जो है देखिए रिलैक्सेशन कंडीशन और एक्साइटमेंट दोनों में वो हाई लेवल का हेडोनिक टोन होगा, मतलब प्लेजर ज्यादा फील कर रहा है। ऐसी लो लेवल कब होगा, जब वो बोर्डम या एंजाइटी कंडीशन में है तो उसका हेडोनिक टोन लो लेवल होगा। ये डायग्राम ये बताता है। ये भी एक लिटरेचर है, आप देख सकते हैं। इट इज ऑल्सो सीन एज एन इनोवेटिव अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट मोटिवेट्स एंड ड्राइव्स इंडिविजुअल। तो रिवर्सल थ्योरी इटसेल्फ पोजेस दैट अ पेयर ऑफ मेटा मोटिवेशनल स्टेट। अब ये मेटा मोटिवेशनल स्टेट वही पर्सनैलिटी की थ्योरी में बताई गई थी जो एप्टर ने दी थी 1970 में। मेटा मोटिवेशनल स्टेट वही है जो मैंने 4 प्रकार की बताई थी, वही स्टेट्स हैं। कैन अकाउंट फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन अराउजल, मोटिवेशन एंड इमोशन। ये जनरल साइकोलॉजिकल थ्योरी थी। तो द टर्म मेटा मोटिवेशनल स्टेट रेफर टू हाउ पीपल इंटरप्रेट देयर own motives at any given time. So this means that there are 2 different states or modes of information processing which can identify how arousal can be experienced and viewed in opposite way, and that individuals have the ability to switch or reverse between these 2 states. Theory is organized around a series of motivational style या meta motivational state organized into 4 pairs called domains। से मैंने domains के बारे में बता दिया, 4 domains थे, जिसमें से एक मीन्स और एंड डोमेन था, जिसके 2 स्टेट थे। पहला स्टेट था टेलिक, दूसरा स्टेट था
पैराटेलिक। तो ईच पेयर इन अ डोमेन रिप्रेजेंट टू अपोजिट फॉर्म ऑफ मोटिवेशन। तो ओनली वन स्टेट इन ईच पेयर कैन बी एक्टिव एट ए टाइम। नेक्स्ट लिटरेचर क्या बोल रहा है? रिवर्सल थ्योरी इज बेस्ड अपॉन 4 पेयर्स ऑफ मेटा मोटिवेशन स्टेट। ये पहले भी बता चुका हूं, ये अगला लिटरेचर है। वेयर दीज पेयर्स अपेयर टू बी अपोजिट ऑफ ईच अदर, वेयर एन इंडिविजुअल इज ईदर in one state or another at any given time. However, one cannot be in both states at the same times. ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अब ये जो है, ये इसकी समरी है रिवर्सल थ्योरी की। ये लिटरेचर लिखा हुआ है कि अनलाइक अदर थ्योरीज द फाउंडेशन ऑफ रिवर्सल थ्योरी ऑफ अराउजल रेदर देन हाउ हाई और लो द एनर्जाइजिंग स्टेट इज। तो रिवर्सल थ्योरी सिर्फ यही बोलती थी कि कोई भी इंडिविजुअल अपने एराउजल लेवल को कैसे परसीव करता है और कैसे इंटरप्रिटेट करता है। वो पॉजिटिव वे में इंटरप्रिटेट करता है तो परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, क्योंकि वो रिलैक्स या एक्साइटमेंट फील करेगा और परफॉर्मेंस अच्छी देगा। अगर वो निगेटिव वे में अपने अराउजल को इंटरप्रिटेट करता है तो वो बोर्डम की कंडीशन में होगा जब अराउजल लो होगा, या एंजाइटी की कंडीशन में होगा जब अराउजल हाई होगा, और उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होगी। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन परसेप्शन डिटरमाइन हाउ फैसिलिटेटिव और डेबिलिटेटिव अराउजल लेवल्स आर। कि मतलब वही उसका परसेप्शन ही बताएगा कि वो अराउजल लेवल उसको फैसिलिटेट करेगा, उसको बेनिफिट देगा, या उसको नुकसान पहुंचाएगा। वही उसका परसेप्शन ही बताता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दैट द एथलीट फेसेस, अराउजल लेवल माइट बी इंटरप्रिटेटेड एज एंजाइटी और एक्साइटमेंट। अब उस पर डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल या खिलाड़ी उस अराउजल को कैसे इंटरप्रिटेट कर रहा है, एंजाइटी के रूप में इंटरप्रिटेट कर रहा है या एक्साइटमेंट के रूप में। अगर एक्साइटमेंट के रूप में इंटरप्रिटेट करेगा तो परफॉर्मेंस अच्छा देगा, मतलब पॉजिटिव वे में कर रहा है। एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए, हाई लेवल ऑफ अराउजल माइट बी इंटरप्रिटेटेड बाय वन एथलीट एज अ लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस। मतलब हाई लेवल का अराउजल अगर कोई इंडिविजुअल फील कर रहा है तो वो उसको कैसे इंटरप्रेट करेगा कि यार मेरा प्रिपेयर में इतना हूं नहीं इस पर्टिकुलर स्किल को या एक्ट को करने के लिए, लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस। जबकि उसी कंडीशन में दूसरा एथलीट हाई लेवल के अराउजल को कैसे परसीव करेगा? वो एक्साइटमेंट, एनर्जी के रूप में, एक्साइटमेंट के रूप में, और उस कंडीशन में वो पॉजिटिवली उसको परसीव कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। तो ये फर्दर मोर एट द रूट ऑफ दिस थ्योरी इज द एबिलिटी टू चेंज वंस इंटरप्रिटेशन ऑफ अराउजल। अब इस थ्योरी का मेन सार क्या था कि ये थ्योरी ये बोलती थी कि अगर इंडिविजुअल को अपने इंटरप्रिटेशन, अराउजल का इंटरप्रिटेशन का पता चल जाए तो वो उसको चेंज कर सकता है अपने अराउजल को। अब चेंज कौन कर सकता है? उसके कोचेस चेंज कर सकते हैं, वो खुद कर सकता है, उसके टीममेट्स कर सकते हैं। द रिवर्सल ऑफ इंटरप्रिटेशन, रिवर्स कर देंगे तभी रिवर्सल नाम पड़ा इसका। माइट लाई इन इम्प्रूव्ड स्किल। कैसे कर सकते हैं? अगर वो उसको एंजाइटी के रूप में, अपने अराउजल को एंजाइटी के रूप में या बोर्डम के रूप में या लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस के रूप में फील कर रहा है तो उसको उस पर्टिकुलर स्किल का रेपिटेशन करवाएंगे, ऑटोमेटाइज करवाएंगे, उसको प्रैक्टिस करवाएंगे। realization that tasks are not as challenging as thought previously, और सपोर्ट ऑफ कोचेस और टीममेट्स। तो टीममेट्स और कोचेस के सपोर्ट इसमें बहुत जरूरी है। थ्योरी इतना बोलती थी। तो ये आपको ये थ्योरी आज समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में रिवर्सल थ्योरी बोलती क्या थी। ये बेस्ड थी पर्सनैलिटी की थ्योरी पर जो एप्टर ने 1970s में दी थी। उसी पर बेस्ड होके 1982 में ये थ्योरी एप्टर ने दी थी, रिवर्सल थ्योरी ऑफ एंजाइटी या अराउजल। अब जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है डायरेक्शनैलिटी थ्योरी। डायरेक्शनैलिटी थ्योरी जोन्स ने 1991 में दी थी, और इस थ्योरी का थोड़ा सा रिलेशनशिप था, थोड़ा सा ये मिलती जुलती थी इससे जस्ट पहले की थ्योरी रिवर्सल थ्योरी से। लेकिन डिफरेंस क्या था कि जोन्स डायरेक्शनैलिटी थ्योरी जो 1991 में दी थी, उन्होंने बोला क्या कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एंजाइटी की इंटेंसिटी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है जितनी कि खिलाड़ी या किसी भी इंडिविजुअल या एथलीट का एंजाइटी का परसेप्शन, कि वो उसके लिए बेनिफिशियल है एंजाइटी या हार्मफुल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एज कम्पेयर टू कि खाली वो एंजाइटी की इंटेंसिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखती। इंटेंसिटी का मतलब हाउ मच, कितनी एंजाइटी उसको है, कि लो लेवल है या हाई लेवल है। तो उसकी मतलब इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखेगी जितना खिलाड़ी उस चीज़ को परसेव, मतलब उसका परसेप्शन, वो कितनी जल्दी परसेव कर रहा है कि वो जो एंजाइटी जो उसको फील हो रही है, जो अराउजल उसको पता चल रहा है, परसीव कर रहा है कि उसको बेनिफिट देगा या उसको हार्म पहुंचाएगा। तो इंटेंसिटी का मतलब यहाँ क्या था? हाउ मच एंजाइटी।
तो सिंपल वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं कि एथलीट कितना अच्छी तरह से यह परसीव करता है कि कैसे एंजाइटी की इंटेंसिटी उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ इंटेंसिटी के बारे में सोचे। मतलब इंटेंसिटी इटसेल्फ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखता है कि कोई भी एथलीट कितना अच्छी तरह से यह परसीव करता है कि कैसे एंजाइटी की इंटेंसिटी उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। ये स्लाइड ये बोलती है। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो क्या बोलती है कि इसमें लिखा भी हुआ, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट हाउ समवन सीज देयर ओन एंजाइटी इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप ऑफ देयर एंजाइटी टू देयर परफॉर्मेंस। बोथ द पर्सन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटेंसिटी एंड द डायरेक्शन तो whether the anxiety is helping or hindering their performance have to be considered। इसका मतलब अभी जो मैंने यहाँ पिछली स्लाइड में आपको बताया भी था कि जो एंजाइटी है, इसमें बता भी रखा था कि एंजाइटी सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। इसमें लिखा भी हुआ है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शनल थ्योरी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज नॉट वेदर एन एथलीट हैज़ हाई और लो लेवल ऑफ एंजाइटी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसी एथलीट को हाई या लो लेवल की एंजाइटी है। इंपॉर्टेंट क्या है कि वो उस पर्टिकुलर लेवल जो उसको एंजाइटी है या अराउजल है उसको कितनी अच्छी तरह परसीव कर रहा है कि वो एंजाइटी अराउजल उसको हेल्प करेगा या उसको हार्म पहुंचाएगा, वो ज़रा डिपेंड करता है। तो सेम ये लाइन बोल रहा है कि इसीलिए कि पर्सन का इंटरप्रिटेशन जो उसने परसीव किया उसके बाद उसे इंटरप्रिटेट करना, उसे अराउजल को या एंजाइटी को, उसको जो खुद को हो रही है। तो बोथ द पर्सन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटेंसिटी मतलब कितनी एंजाइटी है और द डायरेक्शन कि वो एंजाइटी उसको हेल्प करेगी या उसकी परफॉर्मेंस को रोकेगी, इन दोनों की नॉलेज होना जरूरी है। इन दोनों को कंसीडर किया गया है। इसलिए देयरफॉर व्यूइंग एंजाइटी एज हेल्पफुल लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस। अगर आपने एंजाइटी को अच्छी तरह से परसीव कर लिया है तो आप उसका डायरेक्शन का आपको पता चल गया है, इसलिए डायरेक्शनलिटी नाम रखा गया है कि वो उसको हेल्प करेगा या उसकी परफॉर्मेंस को हिंडर करेगा। अगर वो अच्छी तरह एथलीट को पता चल गया तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। डायरेक्शनलिटी थ्योरी इतना ही बोलती थी। अब जो अभी तक मैंने आपको टोटल 7 इसकी थ्योरीज थी, मैंने 7 की 7 थ्योरी आपको पढ़ा दी है। उसमें ड्राइव थ्योरी थी, उसके बाद इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस थी, कैटास्ट्रॉफ थ्योरी थी, IZOF या इंडिविजुअल जोन ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग या जोन ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग, ये मैंने आपकी इस थ्योरी को मैंने पढ़ा दिया है। मल्टी डायमेंशनल एंजाइटी थ्योरी मैंने आपको बता दिया है। आज मैंने रिवर्सल थ्योरी और डायरेक्शनलिटी थ्योरी ये दोनों कवर की थी। तो हमारी एंजाइटी की लगभग सारी थ्योरियाँ कंप्लीट हो गई है। तो अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जरूर ध्यान रखिएगा कि मेजरमेंट ऑफ एंजाइटी, ये नेट में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ट्रेट एंजाइटी को कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो ट्रेट एंजाइटी को मेजर कर सकते हैं। तो इसमें देखिए टेस्ट लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स कंपटीशन एंजाइटी टेस्ट SCAT एंड कम्पिटिटिव स्टेट एंजाइटी इन्वेंट्री CSAI। ये दोनों इंडिविजुअल की या खिलाड़ी की ट्रेट एंजाइटी को मेजर करते हैं और ये यूनिडायमेंशनल मतलब कोई एक ना एक ट्रेट ही ये मेजर करते हैं ट्रेट। मल्टी डायमेंशनल कौन से हैं टेस्ट, स्पोर्ट्स एंजाइटी स्केल, ये भी ट्रेट एंजाइटी को ही मेजर करता है। अब स्टेट एंजाइटी को मेजर करने के कौन से क्वेश्चनर था जो मल्टी डायमेंशनल था, वो था कंपटीशन स्टेट एंजाइटी इन्वेंट्री 2 CSAI 2। इसको आप अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा क्योंकि ये नेट में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लास्ट में मैंने आपको 2 क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप बता सकते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ये 2 क्वेश्चन है जो मैंने एंजाइटी की थ्योरीज पढ़ाई है उससे रिलेटेड। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से ही रिलेटेड कोई चैप्टर कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।